हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द साइंस स्पॉट। होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करता है? वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर रिमूव करता है। हमने जो एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था वो यूरिनरी सिस्टम था, यूरिन बनाने वाला सिस्टम। यूरिन को बनाता कौन है? किडनी। किडनी की सेल को बोलते हैं बेटा नेफ्रॉन। किडनी की सेल को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। तो जो काम किडनी कर रहा होगा वही काम उसकी सेल्स कर रही होंगी। अगर किडनी यूरिन बना रहा है तो नेफ्रॉन भी यूरिन को ही बनाएगा भाई, क्योंकि सेल्स ही सारे फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी की। तो जो काम किडनी का है वो कौन उठा लेगा? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन ही यूरिन को बनाता है, इसलिए इसको यूरिनीफेरस टिब्यूल भी कहते हैं। यूरिनी मतलब यूरिन को बनाने वाली टिब्यूल। तो नेफ्रॉन का दूसरा नाम क्या है बेटा? यूरिनीफेरस टिब्यूल। वो टिब्यूल जो यूरिन को बनाएगा ये किडनी की सेल है। तो हम देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है? फिजियोलॉजी का मतलब होता है बॉडी के फंक्शंस। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल फीचर, बाहर से कैसा दिख रहा है। एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर, ऑर्गन्स उसके पास कौन कौन से हैं। और फिजियोलॉजी मतलब बॉडी के फंक्शंस। तो बॉडी कैसे फंक्शन करती है, कैसे यूरिन बनाते हैं, उसका मेथड देखेंगे। यूरिन बनाने के लिए पहले हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर यूरिन के फॉर्मेशन के स्टेप्स देखेंगे। अगर हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें सबसे पहले अगर आपको याद हो तो कोई ऑर्गन में, मान लीजिए आपका हार्ट है, इसमें राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ये हमने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ाया हुआ है, मेरे पुराने लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है। और ये मान लीजिए आपकी किडनी। अब वो ब्लड वेसल जो हार्ट से किडनी में आएगी उसको बोलेंगे रीनल आर्टरी। रीनल मतलब किडनी। किडनी के लिए साइंटिफिक टर्म क्या होता है? रीनल। तो वो ब्लड वेसल जो दिल से किडनी तक आ रही है उसको क्या बोलेंगे? रीनल आर्टरी। आर्टरी की छोटी छोटी ब्रांचेस को बोलते हैं आर्टीरियोल। ये इतनी बड़ी आर्टरी किडनी में एंटर नहीं कर सकती, तो ये छोटी ब्रांचेस एंटर कराएगी, उसको क्या बोलेंगे? आर्टीरियोल। अब किडनी में आर्टीरियोल एंटर कर रहा है तो उसकी सेल में भी आर्टीरियोल एंटर करेगा। तो देखिए सेल में आर्टीरियोल एंटर कर रहा है। अब किडनी की सेल जो है नेफ्रॉन, उसमें जो पार्ट आर्टरी का एंटर कर रहा है, मान लीजिए ये सेल है तो सेल में आर्टीरियोल एंटर किया, तो जो पार्ट आर्टरी का आर्टीरियोल का एंटर कर रहा है उसको बोल रहे हैं एफरेंट आर्टीरियोल। और जब ये आर्टीरियोल इससे बाहर निकलेगा तो इस पार्ट को बोलेंगे बेटा इफरेंट आर्टीरियोल। तो आर्टरी एंटर की, ऑर्गन में आर्टरी एंटर की और आर्टरी बाहर आई, या आर्टीरियोल बनाया इसने, अपनी छोटी छोटी ब्रांचेस बनाई और वो आर्टीरियोल ही एंटर कर रहा है, बाहर ही आ रहा है, लेकिन उसको अलग अलग नाम दे रहे हैं। जब एंटर कर रहा है तो एफरेंट आर्टीरियोल और जब बाहर निकल रहा है तो एफरेंट आर्टीरियोल। और इन आर्टीरियोल्स के कलेक्शन को, गुच्छे को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या होता है? टफ्ट होता है। टफ्ट मतलब कलेक्शन, इकट्ठा होना। किसका? कैपिलरीज का। हमने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में कैपिलरी बताया हुआ है बेटा, आप वहां से समझ सकते हैं कैपिलरी क्या होता है। ठीक है, तो आर्टीरियोल्स जो होती हैं एफरेंट और इफरेंट आर्टीरियोल, ये जब कलेक्ट होती हैं तब उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और इन्हीं के कलेक्शन को बोलते हैं डक्ट ऑफ कैपिलरीज, कलेक्शन ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज यहाँ पे क्या है? आर्टीरियोल्स है। उसके बाद अगर हम बात करें नेफ्रॉन की, तो नेफ्रॉन का दूसरा पार्ट होता है बोमेन्स कैप्सूल। नेफ्रॉन का दूसरा पार्ट क्या होता है बेटा? बोमेन्स कैप्सूल। क्लियर? तो नेफ्रॉन का पहला पार्ट है ग्लोमेरुलस और दूसरा पार्ट क्या है? बोमेन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल्स का कलेक्शन है और बोमेन्स कैप्सूल कप शेप स्ट्रक्चर है, कप की शेप का। ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल को कलेक्टिवली बोलते हैं माल्फिगियन कॉर्पसल। कॉर्पसल का मतलब होता है बॉडी, इसलिए इसका दूसरा नाम होता है माल्फिगियन बॉडी। एक साइंटिस्ट है बेटा मार्सेलो माल्फिगी, एक साइंटिस्ट थे मार्सेलो माल्फिगी। उन्हीं ने इन दोनों को डिस्कवर किया था, या उन्हीं ने ये नाम दिया था। ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल एक कंपोजिट स्ट्रक्चर है, साथ में रहते हैं, इसलिए इन दोनों को मिला के क्या बनता है बेटा? माल्फिगियन बॉडी। देखिए मार्सेलो माल्फिगी ने डिस्कवर किया था। उसके बाद नेफ्रॉन का आगे वाला पार्ट क्या है? पीसीटी। जो आगे की तरफ है उसको क्या बोलते हैं बेटा? पीसीटी। पीसीटी का फुल फॉर्म है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल मतलब जो पहले पड़ रहा है, कॉन्वोल्यूटेड मतलब घुमा हुआ, ट्यूब्यूल मतलब धागा।
वो धागा जो पहले बढ़ रहा है और घुमा हुआ उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद एक लूप बना हुआ है नेफ्रॉन में, उस लूप को बोलते हैं लूप ऑफ हेनली। हेनली साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस लूप को बताया, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनली। लूप ऑफ हेनली का जो पार्ट नीचे उतर रहा है डिसेंडिंग और जो पार्ट ऊपर जा रहा है असेंडिंग। क्लियर? उसके बाद नेफ्रॉन का जो पार्ट आ रहा है उसको बोलते हैं डीसीटी। डी का फॉर्म है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल मतलब जो बाद में पड़ रहा है, दूर है। कॉन्वोल्यूटेड मतलब घुमा हुआ, ट्यूब्यूल मतलब धागा। उसके बाद नेफ्रॉन का पार्ट आता है कलेक्टिंग डक्ट, जो बना होता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से। ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, ये भी है, ये भी कई सारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल मिलते हैं, तब क्या बनता है कलेक्टिंग डक्ट। तो अगर हम नेफ्रॉन के पार्ट की बात करें तो सबसे पहले आएगा ग्लोमेरुलस, फिर आएगा बोनस कैप्सूल, फिर पीसीटी, फिर लूप ऑफ हेनली, फिर डीसीटी, फिर कलेक्टिंग डक्ट। तो ये नेफ्रॉन के पार्ट की बात हो गई। अब ये जो इफरेंट आर्टेरियोल है, ये लूप ऑफ हेनली पर आके कॉइल हो जाता है, इस पे डिसेंडिंग लिंब पे। और अच्छा, जो ब्लड वेसल ऑर्गन में एंटर कर रही है वो आर्टरी है, और जो ब्लड वेसल ऑर्गन से बाहर निकलती है वो वेन होती है। हमने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में सब पढ़ाया हुआ है। और वेन की छोटी ब्रांचेस को बोलते हैं वेन्यूल। आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो वेन में कैसा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड। आर्टरी में कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन में एंटर करेगा तो ऑर्गन ऑक्सीजन को यूज करेगा, लेकिन साथ साथ इसमें गंदगी होगी, यूरिया। जो हमारा दिल होता है वो खून को जब लंग्स में पंप करता है तो ऑक्सीजन तो आ जाता है खून में, लेकिन खून में गंदगी होती है, यूरिया। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ है, आप वहां से तो समझ सकते हैं। उस यूरिया को कौन रिमूव करेगा? किडनी। तो रीनल आर्टरी गंदगी लेके आती है। कौन सी गंदगी? यूरिया। उसको साफ कौन करता है? किडनी। किडनी की कौन सी सेल? नेफ्रॉन। ठीक है बेटा। अब ये जो रीनल आर्टेरियोल है और रीनल वेन्यूल है, ये लूप ऑफ हेनली पे एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, और कनेक्ट होकर के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको बोलते हैं वासा रेक्टा। वासा मतलब ब्लड वेसल्स। ये आर्टरी भी ब्लड वेसल है और वेन भी ब्लड वेसल है। रेक्टा मतलब कलेक्शन, रेटिकुलम, जाल। तो ये ब्लड वेसल्स का जाल बना हुआ है, इसको बोलते हैं वासा रेक्टा। देखिए ब्लड वेसल का जाल है। इसको पेरीट्यूबुलर कैपिलरी भी कहते हैं। पेरी मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब चारों ओर है, ट्यूबुलर मतलब ट्यूब्यूल्स, ये धागे, कैपिलरी मतलब ब्लड वेसल्स। तो वो ब्लड वेसल्स जो इन धागों के चारों ओर लगी हुई है उनको बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। तो वासा रेक्टा क्या है? वो ब्लड वेसल है जो ट्यूब्यूल्स के लूप ऑफ हेनली के चारों ओर लगी हुई है। तो होप आपको पहले तो इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, यूरिन फॉर्मेशन की बात करते हैं। यूरिन कैसे बनता है? यूरिन बनने के 3 स्टेप हैं: अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन मतलब क्या है बेटा? जब रीनल आर्टरी ब्लड लाती है तो ब्लड छनता है, छनने को बोलते हैं फिल्ट्रेशन। अब आप सोच रहे होंगे अल्ट्राफिल्ट्रेशन मतलब ब्लड बहुत ज्यादा छन रहा है, तो आप गलत है बेटा। अल्ट्राफिल्ट्रेशन का मतलब है ब्लड का बहुत ज्यादा प्रेशर में छनना। देखिए प्रेशर आपका कहां से? जब एफरेंट आर्टेरियोल नेफ्रॉन में एंटर करता है बेटा, तो ब्लड लेके आता है, ये ब्लड ग्लोमेरुलस में जाता है और फिर कोशिश करता है एफरेंट आर्टेरियोल में जाने की। एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर ज्यादा होता है, ये चौड़ा होता है। एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर कम होता है, पतला होता है। अब मान लीजिए कोई पाइप चौड़ा है तो पानी उसमें आसानी से एंटर कर जाएगा, लेकिन आगे से आपने उसको दबा दिया, पतला कर दिया, तो पानी आसानी से एंटर एग्जिट नहीं कर पाएगा। पानी आसानी से अंदर तो आ जाएगा क्योंकि जो एंट्री वाला पार्ट है वो चौड़ा है, लेकिन जहां से निकलना है वहां पे पतला है, तो पानी आसानी से निकल पाएगा नहीं। तो पानी क्या करेगा? पाइप पे प्रेशर बनाएगा। ऐसे ही जब ब्लड यहाँ पे एंटर कर जाएगा बेटा, तो फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन ये पतला है, इसकी जो डायमीटर है, चौड़ाई है, वो कम है, तो खून आसानी से बाहर नहीं जा पाएगा, एफरेंट आर्टेरियोल में आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो ये वापस से ग्लोमेरुलस में आएगा और ग्लोमेरुलस में एक प्रेशर बनाएगा। उसी प्रेशर में खून छन करके ग्लोमेरुलस से किसमें आ जाएगा? बोमेन्स कैप्सूल में। अब खून छन कैसे रहा है? हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, इसी छेद से खून छन करके बाहर आ जाएगा। तो ये जो ब्लड का फिल्ट्रेशन में खून का छलना होता है बहुत ज्यादा प्रेशर में, उसको बोलते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन का दूसरा नाम होता है डायलिसिस।
जब हम लोग की किडनी खराब हो जाती है तो हम लोग ब्लड को कैसे साफ कराते हैं? डायलिसिस से। तो असल में जो प्रोसेस किडनी साफ करने में यूज हो रही है वो यही हो रही है, खून को छानने की, जिसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या डायलिसिस। अब जब ब्लड छन करके आता है बेटा इसमें बोमेस कैप्सूल में, तो इसमें यूजफुल चीजें भी होती हैं और हार्मफुल चीजें भी होती हैं। यूजफुल चीजें भी होती हैं और हार्मफुल चीजें भी होती हैं। हमको सिर्फ गंदगी बाहर निकालनी है, तो हम क्या करते हैं? यूजफुल चीजों को वापस से ग्लोमेरुलस में एब्जॉर्ब करा देते हैं। यूजफुल चीजों को वापस से ग्लोमेरुलस में एब्जॉर्ब करा देते हैं और हार्मफुल को आगे भेज देते हैं, जिससे यूरिन बन जाता है। अब हमने इसमें से यूजफुल चीजों को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके वापस से एब्जॉर्ब कराया, इसको बोलते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्ट करके री मतलब फिर से एब्जॉर्ब कराना। तो वो प्रोसेस जिसके द्वारा ब्लड के यूजफुल चीजों को सेलेक्ट करके वापस से ग्लोमेरुलस में लाते हैं ताकि वो बॉडी से निकल ना जाए और हमें प्रॉब्लम ना हो, उसको बोलते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। वो आपको ये दोनों स्टेप समझ में आए होंगे। अब लास्ट है ट्यूबुलर सिक्रीशन, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अब ये हार्मफुल चीजें आगे बढ़ेंगी बेटा, यूजफुल चीजें एब्जॉर्ब हो गई, अब आगे कौन बढ़ेगा? हार्मफुल चीजें। हार्मफुल में यूरिया होगा जो यूरिन बनाएगा, पहले वो पीसीटी में जाएगा, फिर लूप ऑफ हेनली में जाएगा, फिर डीसीटी में, फिर कलेक्टिंग डक्ट में। जब यूरिन बन जाएगा तो कलेक्टिंग डक्ट में स्टोर हो जाएगा। कई सारे नेफ्रॉन एक कलेक्टिंग डक्ट में खुलते हैं, किसकी मदद से? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की वजह से। एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से एक नेफ्रॉन जुड़ा हुआ, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, कई सारे नेफ्रॉन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में खुलेंगे, जो किसमें खुलेगा? कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्टिंग डक्ट किसमें खुलता है? किडनी में। आगे हम आपको किडनी के स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि नेफ्रॉन कहां पर होता है और कलेक्टिंग डक्ट कहां पे खुलता है। बस इतना जान लीजिए कि जो यूरिन बनेगा वो नेफ्रॉन में बनेगा और किसमें डाल दिया जाएगा? किडनी में। किसकी मदद से? कलेक्टिंग डक्ट की मदद से। अब अल्ट्राफिल्ट्रेशन मतलब खून का बहुत ज्यादा प्रेशर में चलना। ये प्रेशर क्यों है? क्योंकि एफरेंट आर्टेरियोल पतली है, एफरेंट आर्टेरियोल चौड़ी है, एफरेंट आर्टेरियोल पतली है, तो खून एंटर तो कर जाता है लेकिन एग्जिट नहीं कर पाता है, जिससे प्रेशर बनता है और खून चल करके बाहर आ जाता है। सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन का मतलब है जब खून चला तो यूजफुल हार्मफुल दोनों चीजें थी, यूजफुल चीजों को ग्लोमेरुलस में वापस से एब्जॉर्ब कर लेते हैं सेलेक्ट करके, इसको बोलते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब लास्ट है ट्यूबुलर सिक्रीशन। जब हमारा यूरिन या हमारा जो फिल्ट्रेट है जो छन करके आया उसको क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेशन से जो छन करके आगे बढ़ता है उसको क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट। अब हमारा जो फिल्ट्रेट पीसीटी से, लूप ऑफ हेनली से और डीसीटी से गुजरता है बेटा, तो उसमें कुछ आयंस डाले जाते हैं, कुछ आयंस निकाले जाते हैं। पीसीटी और डीसीटी ज्यादातर H+ हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, अमोनिया ये सब निकालता है। दोनों पीसीटी और डीसीटी दोनों क्या करते हैं? H+, K+ और अमोनिया इसको बाहर निकाल देते हैं। किससे? फिल्ट्रेट से। तो ये जो आपके ट्यूब्यूल्स हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वैल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वैल्यूटेड ट्यूब्यूल, इन आयंस को जो बाहर निकाल रहे हैं, किससे? जो ब्लड छन करके आया है उससे बाहर निकाल रहे हैं, उसी को बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूब्यूल्स के द्वारा सिक्रीट करना, सिक्रीट करना मतलब निकालना। तो ट्यूब्यूल्स के द्वारा चीजों को निकालना क्या होता है? ट्यूबुलर सिक्रीशन। यहाँ पे दो ट्यूब्यूल्स हैं, पीसीटी और डीसीटी, ये किन चीजों को निकाल रहे हैं? आयंस को और अमोनिया को, ऐसे कई सारी चीजों को, और निकाल के कहां डाल रहे हैं? ये एक सेल है नेफ्रॉन, एक सेल है नेफ्रॉन। ऐसे दूसरी सेल होगी किडनी में नेफ्रॉन। अब जब एक नेफ्रॉन से आयंस बाहर निकल रहे हैं तो दो सेल के बीच वाले फ्लूइड में जाएंगे, इस फ्लूइड को बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो वो आयन जो नेफ्रॉन से बाहर निकल रहा है, पीसीटी डीसीटी से बाहर निकल रहा है, वो दो सेल के बीच के फ्लूइड में जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटर मतलब बीच में। क्लियर? तो आयंस को बाहर निकालने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो यूरिन बनने के 3 स्टेप्स हैं बेटा, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस से बोमेस कैप्सूल में ब्लड का फिल्टर होना बहुत ज्यादा प्रेशर में, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यूजफुल चीजों को वापस से ग्लोमेरुलस में एब्जॉर्ब करना बोमेस कैप्सूल से, उसको बोलते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। यहाँ पे यूजफुल चीजों को सेलेक्ट करें और वापस एब्जॉर्ब करें, इसलिए सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर सिक्रीशन जो पीसीटी और डीसीटी है,
प्रॉक्सिमल कॉर्निकेटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉर्निकेटेड ट्यूब्यूल, ये आयंस को सिक्रीट करते हैं, बाहर निकालते हैं और दो सेल्स के फ्लूइड के अंदर डालते हैं। जो दो सेल्स के बीच में फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, उसको बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये तो आपकी यूरिन फॉर्मेशन की बात हो गई। अब आगे ऐसे ये चलता चला जाएगा और यूरिन कलेक्ट हो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में, फिर ये यूरिन किडनी में डाल देगा। किडनी क्या करेगी, यूरिन को बॉडी के बाहर एक्सक्रीटरी सिस्टम से निकाल देगी, जो कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ है। वासारेटर का काम क्या है, आपने यूरिन फॉर्मेशन समझ लिया, अब हम वासारेटर का काम समझेंगे। वासारेटर का काम क्या होता है, जब यूरिन फिल्टर होता है, जब ब्लड फिल्टर होता है तो सारी हार्मफुल चीजें बाहर नहीं आ पाती। आप जब कोई चीज पहली बार करते हैं तो वो परफेक्ट नहीं होता है, तो जब पहली बार ब्लड फिल्टर होता है सारी हार्मफुल चीजें बाहर नहीं आ पाती हैं। तो जो बच्चों की हार्मफुल चीजें जो आगे बढ़ जाती है इफरेंट आर्टिक्यूल में, उसको यहाँ पे लाया जाता है और ला करके लूप ऑफ हेनली में डाल दिया जाता है, तो सारी हार्मफुल चीजें फाइनली रिमूव हो जाती हैं। और जब सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन से यूजफुल चीजों को वापस से एब्जॉर्ब किया जाता है तो सारी चीजें वापस से एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाती हैं, क्योंकि पहली बार में कोई चीज परफेक्ट नहीं होगी। अब यूजफुल चीजें अगर आगे बढ़ गई लूप ऑफ हेनली में आ गई तो उसको ले जाकर किस में डाल देते हैं, रीनल वेन्यूल में। वासारेक्टा की किस में, रीनल वेन्यूल में, और वापस से वो किस में चला जाएगा, ब्लड में। तो ये जो आपकी रीनल आर्टेरियोल आगे आई है जो वासारेक्टा बना रही है, वो बची हुई गंदगी को डाल देती है लूप ऑफ हेनली में, और जो रीनल वेन्यूल आ रही है वासारेक्टा को बनाने के लिए, वो जो यूजफुल चीजें रह गई थी जो आगे बढ़ गई थी लूप ऑफ हेनली में, उसको वापस से एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि गंदगी पूरी तरीके से किडनी से या बॉडी से बाहर निकल जाए और यूजफुल चीजें वापस से ब्लड में एब्जॉर्ब हो सके, ताकि हम उसको यूज कर सके। यूजफुल चीजें जैसे ग्लूकोज अगर यूज नहीं करेंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगा। तो होप आपको समझ में आया होगा यूरिन फॉर्मेशन का मेथड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और दूसरों को शेयर करें ताकि वो भी इसको देख सकें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।